गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा नाम मोहम्मद सुहेल सिद्दीकी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनियाना, जिला दौसा, वोकेशनल एजुकेशन राजस्थान, ट्रेड हेल्थ केयर, केयर एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी। आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आज का हमारा नया टॉपिक है हेल्थ असेसमेंट। अब जानेंगे हम हेल्थ असेसमेंट होता क्या है। यह एक कंटिन्यू, सिस्टेमिक एंड डीप वे है जिसके द्वारा हम व्यक्ति की फिज़िकल व साइकोलॉजिकल ज़रूरत को जाना जाता है। यह एक ऐसा तरीका है जो हेल्थ और इलनेस यानी बीमारी के बारे में जानकारी प्रदान करता है। मतलब हेल्थ असेसमेंट के द्वारा हम मरीज की जो भी ज़रूरत है, जो भी परेशानी है, उसको आसानी से जान सकते हैं। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। हेल्थ असेसमेंट को दो भागों में बांटा गया है। पहला है हेल्थ हिस्ट्री और दूसरा है फिज़िकल एग्जामिनेशन। हेल्थ हिस्ट्री में इसमें हम सब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं जिसके बारे में सिर्फ मरीज या परिवार के सदस्य या मरीज का मित्र ही जानते हैं। उन लोगों से हम यह हेल्थ की हिस्ट्री प्राप्त करते हैं। दूसरा है फिज़िकल एग्जामिनेशन। इसमें हम ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। यह ऐसी इन्फॉर्मेशन या जानकारी है जिसे हम स्वयं यानी डॉक्टर या नर्सिंग स्टाफ देख के या जांच करके प्राप्त करते हैं। अब हम हेल्थ हिस्ट्री के बारे में डिटेल से जानेंगे किस तरह से हेल्थ हिस्ट्री ली जाती है। इसमें पहला आता है सोशियो इकोनॉमिक डाटा, सामाजिक आर्थिक डाटा। इसमें हम मरीज की निम्न जानकारी इकट्ठा करते हैं, जैसे कि मरीज का नाम, उसकी उम्र, उसका सेक्स मेल है या फीमेल है, मैरिटल स्टेटस शादीशुदा है या गैर शादीशुदा है, ऑक्यूपेशनल क्या कार्य करता है, वो क्वालिफिकेशन कितना पढ़ा लिखा है, इनकम कितनी है और रिलीजन यानी कि धर्म कौन सा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। दूसरा है फैमिली हिस्ट्री, परिवार की जानकारी। इसमें परिवार के सदस्यों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, जैसे परिवार में कितने सदस्य हैं, उन सभी सदस्यों का स्वास्थ्य कैसा है, परिवार के सदस्यों को कोई बीमारी तो नहीं है। तीसरा है पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पुरानी स्वास्थ्य जानकारी। इसमें व्यक्ति के पिछले स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली जाती है कि पिछली कभी स्वास्थ्य में कोई बीमारी तो नहीं रही हो, वो सारी समस्या ली जाती है। चौथा है सर्जिकल हिस्ट्री। इसमें व्यक्ति के पिछले ऑपरेशन, एक्सीडेंट या ब्लड ट्रांसफ़र के बारे में जानकारी ली जाती है कि पहले कोई ऑपरेशन हुआ है या नहीं, कोई एक्सीडेंट हुआ है या नहीं, या कभी कोई ब्लड ट्रांसफ़र हुआ है या नहीं, ये जानकारी ली जाती है। पांचवा पॉइंट है ऑब्स्टेरिकल हिस्ट्री, प्रसूति संबंधी इतिहास। इसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जो लेडीज़ की जो माहवारी आती है वो, प्रेगनेंसी जो गर्भावस्था और लेबर डिलीवरी प्रोसेस और इस बीच हुई परेशानी के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती है। छठा पॉइंट हम देखेंगे प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री कि वर्तमान की जो मेडिकल कंडीशन क्या है। इसमें मरीज से उसकी वर्तमान की बीमारी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जैसे ऑनसेट यानी कि बीमारी की शुरुआत कब से हुई, साइन एंड सिम्टम लक्षण क्या है, ड्यूरेशन यानी कितना टाइम हो गया बीमारी को, या ट्रीटमेंट अब तक क्या ट्रीटमेंट लिया गया, उसके बारे में प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री के द्वारा हम जानेंगे। असेसमेंट का पहला पॉइंट था हेल्थ हिस्ट्री, और अब दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन यानी कि शारीरिक जांच के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में इसमें हम हेड टू टो, सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक की जांच करते हैं, यानी कि हेड टू टो उसका एग्जामिनेशन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम पहला देखेंगे विज़न यानी आँखों की जांच। अब इसमें हम क्या क्या देखेंगे, साइट, सबसे पहले देखेंगे साइट यानी देखने की स्थिति कैसी है, इस कलर ऑफ स्क्लेरा आँखों का रंग कैसा है, और आँख की कोई चोट तो नहीं है वो देखेंगे। अब दूसरा देखेंगे हम फिजिकल एग्जामिनेशन में ओरल कैविटी यानी कि मुंह की जांच। अब मुंह के अंदर हम क्या क्या देखेंगे, एक तो देखेंगे टंग यानी कि जीभ की जांच करेंगे, और दूसरा टेस्ट यानी कि स्वाद का जांच करेंगे। तीसरा है ईयर यानी कि कान की जांच। अब कान की जांच में हम देखेंगे हियरिंग टेस्ट यानी कि सुनने की क्षमता, सुनने की कंडीशन कैसी है, और ईयर की हाइजीनिक कंडीशन यानी कि जो कान की जो साफ़ सफाई कैसी है, साफ़ सफाई की कंडीशन कैसी है वो देखेंगे। चौथा है
थ्रोट यानी कि गले की जांच। अब गले की जांच में हम क्या देखेंगे कि गले में कोई स्वेलिंग यानी कि सूजन तो नहीं है, गर्दन का अकड़ना यानी कि गर्दन कहीं से अकड़न तो नहीं आ रही है, मसल्स क्रैम्प्स तो नहीं हो गए हैं गर्दन के, वो देखेंगे। और अगला देखेंगे टॉन्सिल्स का बढ़ना, जो गले में जो टॉन्सिल्स होते हैं ना वो कहीं बढ़ तो नहीं गए, वो छू के देखेंगे हम। पांचवा हम देखेंगे चेस्ट की जांच यानी कि छाती की जांच। उसमें सबसे पहले देखेंगे मूवमेंट ऑफ चेस्ट यानी कि चेस्ट का मूवमेंट कैसा है, किस तरह से चेस्ट हमारा मूवमेंट कर रहा है। एनी साउंड, कोई किसी भी प्रकार का साउंड आ रहा है उसको सुनेंगे, कोई कफ की वजह से किसी वजह से कोई साउंड आ रहा है कोई, उसको जांच करेंगे। और अगला देखेंगे रेस्पिरेशन रेट, उसके अंदर रेस्पिरेशन रेट किस तरह से कर रहा है पेशेंट। छठा पॉइंट हम देखेंगे स्टोमक की जांच, आमाशय की जांच, जिसमें सबसे पहला पॉइंट देखेंगे डायलेशन, कि कहीं से पेट फूला हुआ तो नहीं है। फूड हैबिट्स कैसी है, खाने की जो आदत है उसकी वो कैसी है। नोजिया, कोई उपकारियाँ ले रहा है उसकी कंडीशन। वोमिटिंग, कोई उल्टियाँ आ रही हैं वो देखेंगे। और अगला बर्निंग सेंसेशन यानी कि कोई पेट में जलन तो नहीं है, उसके बारे में हम ये सारे पॉइंट देखेंगे स्टोमक की जांच में। सातों पॉइंट हम देखेंगे एक्सक्रीशन की जांच यानी कि जो शरीर से जो गंदे पदार्थ, खराब पदार्थ जो बाहर निकलते हैं उसकी जांच के बारे में देखेंगे। जिसमें पहला पॉइंट हम देखेंगे यूरिनरी ब्लैडर फंक्शन, कि जो पेशाब की जो थैली है वो किस तरह से वर्क कर रही है, ये ज़्यादा फूल तो नहीं रही है, ये प्रॉपर वर्क तो कर रही है या नहीं। अगला देखेंगे हम बाउल फंक्शन, ये जो आंतें होती है वो किस तरह से वर्क कर रही है, आंतों की कंडीशन देखेंगे। अगला देखेंगे कॉन्स्टिपेशन यानी कि कोई कब्ज़ की शिकायत तो नहीं है, कब्ज़ तो नहीं हो रही है उसके। अगला देखेंगे डायरिया यानी कि दस्त, दस्त यानी कि दिन में 2 बार 5 बार दस्त जा रहा है, जिससे क्या हो सकता है कि शरीर में लिक्विड की कमी हो सकती है। अगला देखेंगे तरल पदार्थ पीने की आदत, कि तरल पदार्थ किस तरह से वो और कितनी दिन में कितना तरल वो ले रहा है पेशेंट, उस कंडीशन को हम चेक करेंगे पेशेंट से पूछ के। अगला देखेंगे हम इसमें फीकल एक्सक्रीशन की आदत है। इसका मतलब है कि पेशेंट की जो लैट्रिन की जो आदत है वो किस तरह से है, कितनी बार जाता है, सुबह में या फिर शाम में या फिर रात में, वो पूछेंगे। अब हमारा पॉइंट आता है पर्पज़ ऑफ फिज़िकल एग्जामिनेशन, कि फ़िज़िकल एग्जामिनेशन हम को करने की ज़रूरत क्यों है, किस वजह से हम करते हैं फिज़िकल एग्जामिनेशन। इसका पर्पज़ ये है पहला तो कि बॉडी की कोई एबनॉर्मलिटीज़ की जांच करने के लिए, कि बॉडी में कोई एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है किसी कहीं पे, उसको जांच करने के लिए। और दूसरा व्यक्ति को उसकी प्रॉब्लम के अनुसार ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाना, मतलब जो मरीज है उसकी प्रॉब्लम के अनुसार ही उसको जो ट्रीटमेंट होता है वो देना, इसकी वजह से हम ये करते हैं। फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन करने के तरीके हम अब देखेंगे कि किस तरह से हम फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन करते हैं। और इसमें पहला पॉइंट आता है इंस्पेक्शन, दूसरा है पाल्पेशन, तीसरा है परक्यूज़न और चौथा है ऑस्कल्टेशन। अब इसके बारे में हम बारी बारी से डिटेल से पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे इंस्पेक्शन का तरीका। इंस्पेक्शन में क्या आता है, इसमें हम दृष्टि यानी आँखों का यूज़ करके व्यक्ति की जांच करते हैं। जिसमें पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे स्किन एंड स्क्लेरा का कलर, त्वचा और आँखों का कलर देखेंगे। मरीज का अपीयरेंस देखेंगे कि मरीज किस तरह से दिखाई दे रहा है। रेस्पिरेशन रेट को देखेंगे कि सांस लेने की जो कंडीशन है वो कैसी है। और बॉडी पर किसी मास्क यानी कि कोई मस्से की उपस्थिति या कोई गांठ की उपस्थिति तो नहीं है। इंस्पेक्शन के लिए हम टॉर्च, ऑप्थल्मोस्कोप, टंग डिप्रेसर का यूज़ करते हैं। टॉर्च जो लाइट होती है वो ऑप्थल्मोस्कोप आंखों की जांच करने का उपकरण होता है, उसे बोलते हैं। और टंग डिप्रेसर जो ज़बान जीभ के अंदर दबा और जीभ को दबा के और गले की जो अंदर की जो कंडीशन है वो देखी जाती है, जिसे टंग डिप्रेसर के द्वारा हम देखते हैं। दूसरा पॉइंट आता है इसमें पाल्पेशन। अब पाल्पेशन किस तरह से करते हैं हम, इसमें किसी अंग की जांच, उसकी साइज, शेप आदि का पता करने के लिए फिंगर पैड्स का यूज़ करते हैं। कि मतलब कि किसी भी अंग को छूकर उसको दबाकर उसको चेक किया जाता है कि कहीं पर सूजन तो नहीं है, कि वो अंग बढ़ा हुआ तो नहीं है। वो फिंगर पैड का या फिर उंगलियों को उस अंग के ऊपर और शरीर के ऊपर रख के और शरीर के अंदर दबा दबा के हर हिस्से को देखा जाता है। उस कंडीशन को हम पाल्पेशन कहते हैं। अगला देखेंगे हम परक्यूज़न।
परक्यूजन क्या होता है, इस टेक्निक में फिंगर टिप का यूज़ किया जाता है तथा इसके द्वारा किसी अंग से उत्पन्न साउंड की जांच की जाती है, कि मतलब अंगुलियों की जो पोरे होते हैं, अंगुलियों के जो ऊपर के हिस्से होते हैं, उस टिप को, फिंगर टिप का यूज़ किया जाता है और कहीं पर किसी की साउंड, किसी अंग से कोई साउंड आ रही है, उस साउंड की जांच करते हैं परक्यूजन के अंदर। चौथा और आखिरी है ऑस्कल्टेशन। इस टेक्निक में स्टेथोस्कोप के द्वारा हार्ट साउंड, लंग्स यानी फेफड़ों का साउंड तथा बाउल साउंड यानी कि आंतों का साउंड की फ्रीक्वेंसी एवं क्वालिटी का अध्ययन किया जाता है। जो हार्ट है, लंग्स है और जो बाउल आते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी कंडीशन, उसकी जो क्वालिटी है वो कैसी है, किस तरह से है, प्रॉपर ठीक वे में तो है या कोई परेशानी है, वो देखते हैं इसमें। अब हम देखेंगे रोल ऑफ नर्स एंड जीडीए इन असेसमेंट। जो असेसमेंट हम जो कर रहे हैं उसके अंदर जो नर्स है और जो जीडीए है उसका क्या रोल होता है, क्या उनका कार्य होता है। रोल ऑफ नर्स में देखेंगे हम बिफोर असेसमेंट, जो असेसमेंट करने से पहले क्या रोल होता है जीडीए और नर्स का। रूम वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, मतलब कि रूम के अंदर प्रॉपर हवा और स्वच्छ हवा आनी चाहिए। रूम में प्रॉपर लाइट और प्रॉपर फैसिलिटी होनी चाहिए, कि जिस रूम में मरीज का असेसमेंट होना होता है उस रूम में प्रॉपर लाइट और प्रॉपर फैसिलिटी, सभी चीज़ की सुविधा होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी होती है नर्स और जीडीए की। एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग सभी आर्टिकल्स, जो असेसमेंट के अंदर जो जो आर्टिकल यूज़ में आएंगे उन आर्टिकल का तैयार होना चाहिए हमेशा उस कंडीशन में। मरीज को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना चाहिए, मरीज को प्रॉपर पोजीशन देनी चाहिए और किसी भी प्रोसीजर करने से पहले मरीज को उसके बारे में डिटेल से बता देने चाहिए, कि कोई भी प्रोसीजर हम कर रहे हैं तो मरीज को उसको पहले बता दें। ये जिम्मेदारी होती है नर्स और जीडीए की। अबे आफ्टर असेसमेंट क्या रोल होता है नर्स और जीडीए का। इसमें मरीज को आरामदायक पोजीशन देनी चाहिए। दूसरा, आर्टिकल को डिसइंफेक्टेड करके रखना चाहिए। जो जो आर्टिकल यूज़ में आए हैं उन आर्टिकल को डिसइंफेक्टेड करके रखना चाहिए, जिससे इन्फेक्शन का ख़तरा ख़त्म हो जाए बिल्कुल। और उसमें देखेंगे यूनिट को सिस्टेमिक सेट रखना चाहिए। जो यूनिट है हमारी जहाँ पर असेसमेंट होता है उसको प्रॉपर और सेट रखना चाहिए जीडीए और नर्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मैं मोहम्मद सोहेल सिद्दीकी, वोकेशनल ट्रेनर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनियाना, वोकेशनल एजुकेशन राजस्थान। हम अब मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। आशा करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।